नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी। युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अलग अलग दिन अलग अलग विषय पर बात करने के लिए विशेषज्ञ बुलाते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं रवि अरोड़ा जी, गाज़ियाबाद के बल्कि पूरे उत्तर भारत में उनके लेखन के बड़े प्रशंसक रहे, बहुत अच्छा लिखते रहे हैं, कॉलम लिखते हैं, बहुत बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीति में दिलचस्पी भी बहुत ज़्यादा रखते हैं। रवि सर, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आशीष जी। सबसे पहले मैं गाज़ियाबाद की घटना पे बात करना चाहता हूं जो कल हुई गाज़ियाबाद नगर निगम बोर्ड में। इससे पहले कभी ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मेयर सभासद से पार्षद से ये कह दे कि गर्दन कटवा दूंगी। तो ये एक मेयर, एक जनप्रतिनिधि अगर सदन में बोर्ड में बैठ के कहे कि गर्दन कटवा दूंगी, तो इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जिस तरह की राजनीति शहर में, प्रदेश में और देश में हो रही है, उस राजनीति के अनुरूप इस तरह की बातें कह देना किसी जनप्रतिनिधि के लिए अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो चली है। मुझे इसके कह देने से अधिक खेद इस बात का है कि शहर में उसकी कहीं अनुगूंज सुनाई नहीं दे रही। कोई मेयर जैसे पद पर बैठा हुआ अधिकारी या कोई महिला या कोई नेता इस तरह की स्तरहीन कमेंट करता है तो शहर में उसकी प्रतिक्रिया, कटु प्रतिक्रिया होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। मेरे लिए ये ज़्यादा दुखदाई है और यकीनन इस तरह की बातें किसी देश के लिए, किसी समाज के लिए कोई बहुत अच्छी तो है नहीं। इसकी जितनी निंदा की जा सकती है उतनी की जानी चाहिए। एक प्रस्ताव भी बड़ा महत्वपूर्ण पास हुआ है, ये हमने प्रदेश में और भी कई शहरों में देखा, अलीगढ़ में भी हुआ है कि नगर निगम ने प्रस्ताव पास कर दिया गाज़ियाबाद का नाम बदला जाए। तो गाज़ियाबाद का नाम अगर बदला जाता है तो इसको आप कैसे देखते हैं? शहर का नाम बदलने में क्या इतना फर्क आ जाता है? राजनीतिक प्रपंच के अतिरिक्त इसे और क्या कहा जाए। ये पहले इस तरह के प्रपंच अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए मायावती ने किए हैं और अब ये योगी जी के शासन में हो रहा है। तो ये राजनीतिक प्रपंच है, अपने मतदाताओं को लुभाने का एक तरीका है। अगर गाज़ियाबाद का नाम अगर पहले से ही किसी हिंदू या हिंदी से मिलता जुलता कहीं होता तो शायद बदलने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चूंकि ये गाज़ुद्दीन के नाम से इस शहर का नाम है तो उसका नाम बदलने से कुछ लोगों को राजनीतिक लाभ होगा। उसकी कीमत शहर अगर 200-400-500 करोड़ रुपए खर्च करके चुकाता है तो किसी की जेब से नहीं जा रहा, इसलिए किसी को दर्द क्यों होगा। और ये प्रपंच है और इसकी लानत मलानत किए जाने के अतिरिक्त मुझे और कुछ करने नहीं है, कुछ कहना नहीं है। अच्छा, पूरे उत्तर भारत का, पूरे देश में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी चल रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? ये भी एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत किया जा रहा काम है। राम तो कण कण में बसते हैं और घर घर में उनके मंदिर हैं और जिस तरह से लेकिन ये किया जा रहा है कार्यक्रम, ये एक राजनीतिक प्रपंच है। अन्यथा एक मंदिर का अभी पूरा निर्माण नहीं हुआ और उसका जिस तरह से उद्घाटन किया जा रहा है और वो भी पॉलिटिकल लोगों द्वारा किया जा रहा है। देश के जितने बड़े धर्म गुरु हैं उनको दरकिनार करके, 4 जो प्रमुख शंकराचार्य देश के हैं जिनकी एक मान्यता है, धार्मिक मान्यता है, उनको किनारे करके जिस तरह से किया जा रहा है तो पॉलिटिकल एजेंडा है और हर पार्टी को हक होता है। लेकिन देश का जो संविधान है वो इस तरह की राजनीति की इजाज़त नहीं देता। लेकिन पूरा माहौल जब एक जैसा हो रहा है तो उस पर कोई अधिक क्या कहे। अच्छा, आप वामपंथी विचारधारा से बड़े समर्थक माने जाते हैं, तो आपके नज़रिए में राम का क्या महत्व है और राम राज्य की क्या परिभाषा है? देखिए, राम राज्य पे एक बात करें या राम पर बात करें, ये एक बहुत ही पुरानी हमारी भारतीय मानस की स्थिति है। राम तो हमारे यहाँ कण कण में माने जाते हैं। अयोध्या नंदन दशरथ पुत्र राम के अतिरिक्त भी हमारे यहाँ हजारों राम हुए हैं। परशुराम शब्द जो था वो राम से पहले का है, क्योंकि जो परशु लेकर वहाँ पर आए थे जब धनुष तोड़ा जा रहा था और जब सीता स्वयंवर के समय, तो अगर राम शब्द पहले नहीं होता या राम पहले नहीं हुआ करते तो वो परशुराम क्यों कहलाते? परशुराम का मतलब जो परसा लेकर चलते हैं वो राम। तो राम तो हमारे यहाँ पहले से भी रहे हैं, हजारों राम हुए हैं और राम तो हमारे यहाँ एक धार्मिक के अतिरिक्त आध्यात्मिक मान्यता भी रखते हैं। किसी गांव देहात में चले जाइए, अनजान लोग भी आपको देखकर राम राम कर देते हैं।
राम का मतलब ये है कि आपके भीतर बैठे हुए जो राम हैं हम उनको प्रणाम करते हैं, बदले में आप भी उन्हें राम राम करते हैं, आपके भीतर बैठे हुए राम को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन जो ये मंदिर के नाम पर जो देश में इतना बड़ा तूफान खड़ा किया जा रहा है, ये सरासर राजनीति है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति की बात हम कर रहे हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज फिर बयान दिया है। हालांकि कल अखिलेश ने बैठक में उन्होंने कहा था कि आप विवादित बयान धर्म संबंधित ना दें, लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कार सेवक जो गए थे, जिन्होंने गुंबद शहीद की थी, वो अराजक तत्व थे और मुलायम सिंह ने जो गोली चलाई थी बिल्कुल सही चलाई थी, उन्होंने सही ठहराया है। ये गड़े मुर्दे अगर कोई इस तरह से उखाड़ेगा तो बदबू ही आएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य बदबू फैलाने में काफ़ी सक्षम हैं, इस तरह के बयान वो अक्सर देते रहते हैं। और ये मुझे नहीं लगता कि ऐसे वक्त पर जब पूरे देश में एक तरह का माहौल बनाया जा रहा है, ऐसे में आप बहुत इस तरह की कटु बात कहें और माहौल को और बिगाड़ें, तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और नेताओं को, बड़े नेताओं को सोचना चाहिए कि अखिलेश यादव को भी इस बारे में विचार करना चाहिए कि आज के इस दौर में जब लोगों को बहुत संवेदनशील बना दिया गया है, ख़ास तौर पर धर्म के नाम पर, ऐसे में इस तरह की बातें ना की जाएं जिससे माहौल ख़राब होता हो। वो वक्त गुजर चुका है। कार सेवक जब आए थे, उन पे गोलियां चली थी, तब वो माहौल कुछ और था। बाबरी मस्जिद जब ढाई गई, वो माहौल कुछ और था। उसके बाद से गंगा में काफ़ी पानी आगे बह गया है, आगे की बात करनी चाहिए। गाड़ी जिधर जा रही है उधर मुंह करके बैठना चाहिए, पीछे मुंह करके बैठे रहेंगे तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी। राजनीति की बात चल रही है तो जो आजकल सबसे बड़ा एजेंडा देश में है, क्योंकि आप राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण होती है, ये जो विपक्ष ने गठबंधन बनाया इंडिया करके, इसका आप क्या भविष्य देख रहे हैं? देखिए, ये शुरुआती दौर में तो बहुत इससे उम्मीदें जगी थीं और शुरुआती 2-3 बैठकें भी काफ़ी सफल रहीं, लेकिन जिस तरह से अभी तक सीटों को लेकर वो तय नहीं कर पा रहे हैं, इसके अतिरिक्त मुखिया कौन होगा वो तय नहीं कर पा रहे, प्रधानमंत्री का चेहरा किसको बनाया जाए ये तय नहीं कर पा रहे, तो उससे अब धीरे धीरे निराशा हो चली है। हालांकि बहुत उम्मीदें थीं, अगर ये गठबंधन बहुत सुचारू रूप से तैयार हो पाता तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता था। लेकिन अब जिस तरह से माहौल बन रहा है और जिस तरह से घटक दल अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो अब बहुत ज़्यादा उम्मीदें मुझे नहीं दिखाई देती। जो हालात हैं, कोई नीतीश कुमार कह रहा है, कोई मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता बनर्जी ले लेती हैं, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 के नजरिए से विपक्ष की कमान किसके हाथ में जाए जो मोदी का सामना कर सके? इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मोदी के स्तर का नेता कोई इस समय विपक्ष के पास नहीं है। राहुल गांधी के अतिरिक्त ऐसे नेता कहीं आपको दिखाई नहीं देते जिनकी राष्ट्रीय पहचान हो। सब क्षेत्रीय दलों के नेता हैं और अपने अपने राज्य तक महदूद हैं। राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान है, मान्यता है, उनको नेता बनाया जा सकता था। लेकिन पिछले 10 सालों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की छवि खराब की है, उसका कहीं ना कहीं असर समाज में भी है और उसका फ़ायदा उठाते हुए जो बाकी गठबंधन के लोग हैं वो राहुल गांधी को आगे नहीं आने देंगे। इसीलिए ही कांग्रेस ने राहुल गांधी की जगह खड़गे का नाम आगे चलाया है, लेकिन उनकी कोई राजनीतिक पहचान देश भर में नहीं है। तो राहुल गांधी के अतिरिक्त कोई चेहरा दिखता नहीं और राहुल गांधी को कोई इस समय अपना नेता स्वीकार नहीं करेगा। ये एक बड़ी कन्फ्लिक्ट है इस पूरी बात में। आपने एक बहुत लंबे समय पत्रकारिता की है, आपने मुलायम सिंह का दौर देखा, मायावती का दौर देखा, उनका चरम देखा, सत्ता में आसीन होते देखा। अब आज के जो हालात हैं, जब मायावती ना भाजपा के गठबंधन के साथ है ना इंडिया गठबंधन के साथ है, तो मायावती और बसपा का भविष्य कैसे दिखता है? मायावती की राजनीति बहुत तेज़ी से आगे आई थी, बहुत उठी थी, लेकिन पिछले 10 सालों में जिस तरह से वो राजनीति कर रही हैं वो अनेक तरह के संदेह पैदा करती हैं। न जाने किस अज्ञात शक्ति का उनको भय है कि वो खुलकर अपनी राजनीति नहीं कर रही, और जो भी वो राजनीति कर रही हैं उसका लाभ भाजपा को हो रहा है।
तो राजनीति में मायावती को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं की जानी चाहिए, और वोट बैंक भी उनका लगातार घटता जा रहा है। जिस तरह से देखें अब 12-12.5% तक वो आ गया है, और इन चुनावों में अगर जिस तरह से अब वो राजनीति कर रही हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मायावती एक धूमकेतु की तरह उभरी थी, लेकिन अब उनकी राजनीति धीरे धीरे समाप्त हो चली है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो दबावों में हैं, और वो अपनी निजी सुरक्षा, निजी हित को ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं। और एक जो बहुजन विचार था, जिसकी देश में बहुत ज़रूरत भी है, देश की एक बड़ी आबादी बहुजन समाज से आती है, जिसके लिए काशीराम जी ने बहुत मेहनत भी की। अंबेडकर के समय से एक मूवमेंट चलता आ रहा प्रदेश भर में, देश भर में। वो धीरे धीरे जिस तरह से उसको कुंद किया है, उसमें मायावती भी बहुत बड़ी दोषी हैं, और मुझे लगता है कि इन चुनावों के बाद मायावती की राजनीति और नीचे आएगी। अच्छा, पश्चिम यूपी में राष्ट्रीय लोकदल का और सपा का जो गठबंधन है, विधानसभा चुनाव में वो सफल रहा है, क्या ये प्रयोग इनका लोकसभा में भी असरदार रहे? मुझे लगता चलेगा, क्योंकि जो जयंत चौधरी हैं वो अपने पिता से अलग तरीके से राजनीति कर रहे हैं, और उनकी विश्वसनीयता चौधरी अजीत सिंह से अधिक राजनीतिक क्षेत्र में है। हालांकि इस तरह की खबरें आती रही हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर वो कोई गठबंधन करने की कोशिशों में थे इस तरह के, लेकिन उसका बार बार उन्होंने खंडन किया। और जिस तरह से अभी इंडिया गठबंधन बनेगा, तो उसमें तो जाहिर है सपा के साथ अगर वो हैं तो उसी गठबंधन में होंगे। गठबंधन तो मुझे लगता है बन ही जाएगा, और बन जाएगा तो सब एक ही खेमे में रहेंगे। और मुझे लगता है कि जयंत चौधरी अजीत सिंह के मुकाबले ज़्यादा विश्वसनीय हैं, तो इसलिए उनकी बातों को तवज्जो दी जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें दोस्तों बताई हैं। आपने सुना रवि अरोड़ा जी ने देश की, प्रदेश की, गाजियाबाद की राजनीति को लेकर जो बातें कही हैं, निसंदेह बहुत सच्चाई से ऊपर हैं, सच्चाई को बयां करती हैं। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि इसी तरह की चर्चा हम आगे भी करते रहेंगे। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि रवि अरोड़ा जी की बातें आपको कैसे लगी। रवि सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी, शुक्रिया।